मित्रों, ये नोटबुक छाप के तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन क्या आरबीआई करेंसी नोट छाप के प्रॉफिट कमा सकती है? ऐसा ही कुछ सवाल इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था। तो जवाब है हाँ, आरबीआई करेंसी नोट्स छाप के प्रॉफिट कमा सकती है। उसको कहते हैं सिग्नियोराज। वो ऐसे है कि मान लीजिए आरबीआई ने 200 रुपए का नोट छापा है, तो उसकी फेस वैल्यू क्या है? 200 रुपीज। उसका परचेजिंग पावर क्या है? 200 रुपीज। लेकिन इस नोट को छापने में जितना भी ये इंक, प्रिंटर, पेपर, सिक्योरिटी गार्ड ये सब लगा होगा, वो नोट छपाई का खर्चा मान लीजिए 50 रुपए है। तो 200 रुपए की नोट छापने का खर्चा है 50 रुपए। तो मतलब यहाँ पर आरबीआई का प्रॉफिट क्या हुआ? 150 रुपीज। तो इसे कहते हैं सिग्नियोराज। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा जटिल कंसेप्ट है, लेकिन हमें एक लाइन में बस याद रखना है, एग्जाम पास करने के लिए इतना काफ़ी है कि आरबीआई जो भी नोट छापती है उसकी फेस वैल्यू के मुकाबले प्रिंटिंग कॉस्ट, छपाई का खर्च कम रहता है। तो बीच में जो डिफरेंस है वो आरबीआई का प्रॉफिट है, सिग्नियोराज है। अब ये जो टॉपिक मैंने आपको सिखाया, क्या ये थियरी है या ये करंट अफेयर्स है? देखिए, असल में तो थियरी है, लेकिन ये थियरी मुझे भी 2017-18 से पहले नहीं पता थी, क्योंकि ये टॉपिक ही चर्चा में आया जब 2017-18 में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। दोनों के बीच झगड़ा होते रहता था, क्योंकि अरुण जेटली ये कहते थे कि आरबीआई को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो भारत सरकार को ज्यादा पैसा दे दे डिविडेंड के रूप में। तो न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट इसके आगे पीछे लिखते रहते थे कि आरबीआई के प्रॉफिट के ये अलग अलग सोर्सेज होते हैं, और उसमें नाम लिखा जाता है सिग्नियोराज और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, पहला, ये शब्द का मतलब समझ लिया। इसके अलावा आरबीआई की इनकम के दूसरे सोर्सेज क्या हो सकते हैं, सेकंड थिंग। तीसरा, यूपीएससी ने 2025 प्रीलिम में जो सवाल पूछा उसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले भी कुछ ऐसे सवाल पूछे थे, उसको भी सॉल्व करेंगे, और अल्टीमेटली जीवन बोध लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। देखिए, आरबीआई के सोर्सेज के इनकम आपकी स्लाइड पे मैंने दिखाए हैं, लेकिन एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सरकार को जब भी लोन चाहिए तो वो मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी। सामने अमेरिकन सरकार को चाहिए तो वो उसको ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सरकार आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करती है। अब मान लीजिए आरबीआई भी इसमें इन्वेस्ट करे, या आरबीआई के पास कुछ ऐसी सिक्योरिटीज पड़ी हो, तो आरबीआई को दो तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। पहला, उसमें ब्याज में पैसा कमाए जो भारत सरकार आरबीआई को देगी, या दूसरा, बॉन्ड यील्ड के जरिए भी आरबीआई प्रॉफिट कमा सकती है जब सेकेंडरी मार्केट में उसे बेचना शुरू करेगी। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या है, इसका मैंने अलग वीडियो बनाया था, वो 15 मिनट वापस यहाँ रिपीट करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इधर इन्फो कार्ड या कहीं मिल जाएगा, देख लेना। तो एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बॉन्ड में से आरबीआई प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा स्रोत होता है रिवैल्यूएशन। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़ा है, जब आरबीआई ने खरीदा 75 का था, अभी भाव चल रहा है 85। तो इन बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो आरबीआई का प्रॉफिट है, अगर आरबीआई उस डॉलर को बेचे। उसी प्रकार आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड पड़ा है, जब आरबीआई ने खरीदा 80,000 का था, अभी 90,000 या लाख रुपए का हो, तो अगर आरबीआई बेचेगी उसे प्रॉफिट हो सकता है। तो फॉरेक्स एसेट के अंदर जो संपत्तियां आरबीआई के पास पड़ी है उसमें से भी प्रॉफिट हो सकता है, उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन इफेक्ट। तीसरा, आरबीआई अपने क्लाइंट्स को ये रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट आदि लोन रेट पर ब्याज पे पैसा जो देती है उसमें भी ब्याज कमाती है। जो बैंक या एनबीएफसी वाले आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन नहीं करते, डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करते, उस पर पेनल्टी चढ़ती है, जुर्माना, उसमें से भी कमाई हो सकती है। नोट छापने में भी कमाई हो सकती है, सिग्नियोराज मैंने अभी आपको सिखाया। नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन में भी आरबीआई को कमाई या प्रॉफिट हो सकता है। आप कहिए ये तुम क्या बात कर रहे हो, चलिए समझते हैं। मित्रों, आप जानते हैं हर एक करेंसी नोट के ऊपर कुछ लिखा रहता है, कि जैसे 1000 रुपए के करेंसी नोट पे लिखा है, मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि यदि आप 1000 का नोट आरबीआई के पास ले जाएंगे, तो उसके बदले 100 के 10 नोट एक्सचेंज करा लो, 50 के 20 नोट एक्सचेंज करा लो, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने आपको प्रॉमिस किया है, इधर साइन करके लिखा है। इस कारण से कहा जाता है कि ये जो करेंसी नोट्स हैं, दे आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। अब आप सोचिए, जब डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई, तो आरबीआई ने कहा कि ये जो भी दिसंबर 2016 तक में आपके पास 500,000 के नोट है, हमारे यहाँ जमा करवा दो और नए नोट ले लो। तो जिन्होंने इज्जत ईमानदारी से पैसा कमाए वो तो एक्सचेंज करा लेंगे। मान लीजिए ये एक बिल्डर है जिसके पास काला धन है, उसने इनकम टैक्स, जीएसटी आदि चीजें नहीं भरी है, 100 करोड़ रुपया उसके पास है, तो वो एक्सचेंज कराने जाएगा तो आरबीआई एक्सचेंज तो कर देगा, लेकिन फिर उसका जो भी बैंक डिटेल्स, पान कार्ड, आधार कार्ड, ये सब ट्रेस किया जाएगा। उसके अगर रेड भी पड़ सकती है कि ये तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो आरबीआई तो राजी है कि हाँ भाई आके एक्सचेंज करा लो, लेकिन ये बिल्डर वो पैसा एक्सचेंज नहीं करेगा, उसे नदी में फेंक देगा, कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। तो यहाँ पर आरबीआई की लायबिलिटी कैंसिल हो गई कि वो 100 करोड़ रुपए बदल के देने थे, लेकिन अब बदल के नहीं देने हैं।
तो इस कारण से ये एक प्रकार से आरबीआई का प्रॉफिट है। जितना ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन के दौरान जनता ने एक्सचेंज नहीं कराया, वो सब आरबीआई का प्रॉफिट है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। ओके, तो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि 500,000 के जितने नोट बंद किए गए उसमें से लगभग 99% करेंसी नोट पब्लिक ने जुगाड़ करा के एक्सचेंज करा दिए थे, तो आरबीआई का इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं है। खैर, तो मैंने आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन भी आरबीआई की प्रॉफिट या सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। अब ये जितना सारा करोड़ों अरबों रुपए में आरबीआई का प्रॉफिट है, उसमें से भारत सरकार को डिविडेंड आरबीआई ने देना पड़ता है, क्योंकि 100% ओनरशिप आरबीआई की भारत सरकार के पास है। और मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच टसल चल रही थी, तो एक बिमल जालन कमेटी बनाई गई, उन्होंने आरबीआई डिविडेंड की कुछ फॉर्मूला ऑप्टिमाइज की थी, हालांकि वो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब हम सॉल्व करते हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू और उसके बाद लेते हैं कुछ जीवन बोध। 2025 प्रीलिम में ये प्रश्न पूछा गया, वीडियो पॉज करके देखें। 4, 3, 2, 1। तो आरबीआई की आमदनी के स्रोत क्या है? देखिए, जब भी ऐसे 4-5 स्टेटमेंट हो और अगर वो पेयर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं ओनली 1 एंड 2, ओनली 3 एंड 4, तो सबसे पहला अपना अप्रोच होना चाहिए एलिमिनेशन टेक्निक, कि इसमें सबसे गलत वाक्य कौन सा है। तो भाई, निजी कंपनियों को लोन देना आरबीआई का काम है नहीं, तो आरबीआई की इनकम का सोर्स वो हो नहीं सकता कि आरबीआई ने अदानी अंबानी को सीधा लोन दिया। तो इसलिए चौथा वाक्य गलत है, जहां दिखे उड़ा दो, तो बी और सी कैंसिल हो गया, अपनी आधी समस्या पूरी हो गई, 50-50 हो गया, ए या डी हो सकता है। अब कुछ लोग इधर वकील बन जाएंगे कि देखो, आरबीआई बैंकों को रेपो रेट पे लोन देता है और उसी में से बैंक वाले अगर अदानी अंबानी को लोन देते हैं, तो इधर भी इनडायरेक्टली तो आरबीआई को पैसा जा रहा है, तो कमाई का स्रोत है। तो भाई, आप ये बीरबल की खिचड़ी बना रहे हैं। मैंने आपको पिछले भी एक शॉर्ट्स में बताया था कि जनरल सेंस में पढ़ो, ऐसी बीरबल की खिचड़ी मत करो, वकील की तरह इंटरप्रिटेशन मत करो इसका। तो चौथा वाक्य गलत है, इसलिए 50-50 अपना हो गया, ए या डी में से कुछ हो सकता है। और अभी तो मैंने आपको पढ़ा है सिग्नियोराज इज अ सोर्स ऑफ इनकम या प्रॉफिट फॉर आरबीआई। तो पांचवा जो स्टेटमेंट है कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द करेंसी नोट्स, उसमें भी आरबीआई को प्रॉफिट हो सकता है। तो इस कारण से अल्टीमेटली ये सब एलिमिनेशन लगा के जवाब होता है डी, 1, 2 एंड 5। अब यहां से एक जीवन बोध यानी कि लाइफ लेसन लेते हैं। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग, अगर आपने 2025 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, तो आप फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसका कारण, आप घर पे जितनी तैयारी करके गए, असल पेपर उससे हमेशा मुश्किल आता है। आपने जितना सोचा हो, असल कंपटीशन उससे ज़्यादा निकलता है। आपको लगता है मैं भारत के 1000 टॉप स्टूडेंट्स के अंदर हूँ, लेकिन जब परीक्षा दे के आप कट ऑफ और मेरिट लिस्ट दे के पता चले आप 20,000 में थे। तो ये होता है, हमेशा उम्मीद से डिफिकल्टी और कंपटीशन ज़्यादा निकलती है, खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसमें मायूस नहीं होना है, उसमें से हमें गलतियों से सीख लेनी है। अब होता यह है कि परीक्षा के बाद जो भी बाहर आते हैं, तो थोड़े वो दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो उस वक़्त उनको कोई भी ज्ञान दे, चाहे उनके माँ-बाप, उनके साथी या उनके टीचर्स, तो फिर उनको कड़वाहट लगती है। उनको सब लोग अपने दुश्मन लगते हैं। तो अगर आप ऐसा अप्रोच रखेंगे तो तरक्की हो नहीं सकती। अब जैसे यही जो मैंने आपको टॉपिक सिखाया, कई सारे व्लॉगर्स और गेस्ट मास्टर्स ने आपको ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी कि देखो, अगर 2-3 साल में यूपीएससी ने नहीं पूछा तो आजीवन कभी नहीं पूछेंगे। जबकि ये सिग्नियोराज टॉपिक मैंने आपको बताया 2017-18 के अंदर चर्चा में था, और अब जाके 2025 में उन्होंने सवाल पूछा। तो ये होता है। इसलिए मैंने एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाया था कि कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने चाहिए, तो उसकी एक्सेल शीट आप खुद से एनालाइज करें। ये जो परीक्षा हुई है, तब कोचिंग वालों ने आंसर की रिलीज की, लेकिन आप खुद से भी एक एक्सेल शीट में एनालिसिस करो, ये पूछा गया क्या मेरे पास मटेरियल में था, क्या मैंने सही टिक किया कि नहीं, ताकि भविष्य में आप ऐसे सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों के चक्कर में ना फंसे। आप कहे तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने पढ़ाया था कि नहीं। भाई, मैंने तो पढ़ाया था, ये अपनी बुक में भी दिया है, पिलर 1B2 आरबीआई का डिविडेंड टॉपिक, उसमें दिया है सिग्नियोराज टॉपिक। और जो अपना लेक्चर सीरीज चली पीसीबी 13, और उससे पहले भी जितने सालों से चल रही है, ये मैंने पढ़ाया है उन लेक्चर्स के अंदर भी सिग्नियोराज क्या है। जो मेरा पूरा इकोनॉमी का कोर्स होता है, उसमें करीब 50 लेक्चर होते हैं, और हर एक लेक्चर जो भी 2-2.5 घंटे का हो, तो 100 घंटे की पढ़ाई होती है। उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू भी होते हैं। तो समझो ये 10 घंटे का क्रैश कोर्स, मैराथन, दांत खुरेच खुरेच के कभी पेट नहीं भर सकता, ढंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। आप कहेंगे हाँ भाई, आ जाओ तुम भी, अब गाँव पे नमक लगा दो थोड़ा, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है। वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे साल ढंग की पढ़ाई आपको करना ज़रूरी है। दांत खुरेच के कभी पेट नहीं भर सकते, उसी तरह आधी अधूरी तैयारी से एग्जाम क्लियर नहीं हो सकती।
चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं, वीडियो पॉज करके इसे देखें। 4, 3, 2, 1। मैंने आपको बताया कि वो 2017-18 में गवर्नर उर्जित पटेल और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की लड़ाई चलती थी। फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे हमको आरबीआई के प्रॉफिट में से ज़्यादा डिविडेंड दे दो, और उर्जित पटेल दे नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत सरकार आरबीआई गवर्नर को कोई कंपल्शन कर सकती है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा? जवाब है हाँ। आरबीआई एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 7 में ऐसे सब पावर्स दिए गए हैं कि भारत सरकार आरबीआई गवर्नर को तलब कर सकती है, अपनी ऑफिस में बुला सकती है, उसको बोल सकती है ये करो। अगर आरबीआई गवर्नर वो बात नहीं माने तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसको बोल के भारत सरकार अपनी इच्छा मनवा सकती है। अब ये सब जो हो रहा था तो उर्जित पटेल को लगा यहाँ पर अपनी गरिमा नहीं रहेगी, तो उसने इस्तीफा दे दिया, वो चला गया। इस कारण से न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट उस जमाने में ये सब लिखते रहते थे। अभी यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि भारत के संविधान में कुछ प्रोविजन दिए हैं, उस हिसाब से भारत सरकार को ये पावर मिलती है। तो भाई आप पूरा संविधान खोल के पढ़ लो, ऐसा तो कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आप एलिमिनेशन लगाओ तो फिर जवाब हो जाता है सी, 1 एंड 3 ओनली। अब कुछ लोग इधर भी वकील बन गए कि देखो जो भी देश में चलता है प्रशासन वो तो संविधान के हिसाब से चलता है, तो भारत सरकार भी आरबीआई को कुछ बोले तो संविधान के हिसाब से बोल रही है। भाई आप बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो। संविधान एक चीज है और उसके आगे जितने कानून बनाए गए हों, चाहे आरबीआई एक्ट है या कोई और एक्ट है, उसके क्या पावर से उसके संदर्भ में सवाल पूछा गया है। इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट गलत है और जवाब होता है सी, 1 एंड 3 ओनली। ये भी मित्रों देखिए कंट्रोवर्सी थी 2017-18 में, पूछा उन्होंने 2021 में। तो ये जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले व्लॉगर्स और गैस मास्टर हैं, उनके भरोसे मत रहो कि 3 साल में जो नहीं पूछा था आजीवन कभी नहीं पूछेंगे। यूपीएससी इज नॉट लाइक दैट। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें, सेल्फ स्टडी से करो, कोचिंग लेके करो, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करो। दूसरा जीवन बोध जो मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमी के स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो एक आम इंसान की तरह पढ़िए, उसको फिर आप वकील की तरह मत पढ़ो, वरना आप ज्यादा सोचने बैठ जाते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाता है। खैर आगे और भी ऐसे यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.